हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो खास है सीए इंटर कॉस्टिंग पेपर के लिए और इस वीडियो में करवाने वाला हूं मैं अमेंडमेंट। आपके मन में सवाल आ गया होगा, सर कॉस्टिंग में अमेंडमेंट, ये क्या बात कर रहे हो आप। हाँ जी, कॉस्टिंग में अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट कहां से आया या कह लीजिए ये एडिशनल कॉन्सेप्ट कहां से आए। तो मई 2024 की आरटीपी अगर आपने पढ़ी हो तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जहां पर एक नया कॉन्सेप्ट इनडायरेक्टली इंस्टीट्यूट ने पूछा है। अब मई के अंदर आरटीपी में अगर ये क्वेश्चन आ गया है तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में तो आ ही सकता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो आरटीपी के अंदर है क्वेश्चन नंबर 1 में, ये स्टडी मैट में नहीं है। तो यानी कि जो बात यहां पर पूछी गई है वो आपके आईसीआई के स्टडी मैट में नहीं है। तो इसीलिए ये जो अमेंडमेंट है या फिर कह लीजिए ये जो एडिशनल कॉन्सेप्ट है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने छोड़ने की कोशिश की तो नुकसान हो सकता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये मई 24 आरटीपी में क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इंस्टीट्यूट ने इनडायरेक्टली एक कॉन्सेप्ट को ऐड किया। तो कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट का लॉजिक बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। तो इसको करना है, बड़े दिल से करना है। और उसके बाद आईसीआई ने अपने एक क्वेश्चन के अंदर चेंज किया है, मतलब एक लेबर कॉस्टिंग का या कह लीजिए एम्प्लॉय कॉस्ट चैप्टर का एक क्वेश्चन है, उसमें पहले कंडीशन हुआ करती थी, उस कंडीशन को आईसीआई ने रिमूव कर दिया है। तो उस कंडीशन को रिमूव करने से आंसर पे क्या इंपैक्ट पड़ा है वो भी इसके अंदर कवर है। क्योंकि अगर कोई चेंज आईसीआई ने किया है या किसी क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है तो उस क्वेश्चन के या उस जैसे सिमिलर क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो करना है बड़े ध्यान से। चलिए सबसे पहले बात करता हूं कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं देता हूं कॉन्सेप्ट का हिंट कि आखिर ये एडिशनल कॉन्सेप्ट कहने क्या वाला है। तो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से करना कॉन्सेप्ट। तो चैप्टर है आपका मटेरियल कॉस्ट। ये अमेंडमेंट या कह लीजिए एडिशनल कॉन्सेप्ट किस चैप्टर के लिए आया? मटेरियल कॉस्ट। देखो मटेरियल दो तरीके का होता है, इसको मैं दो टाइप में डिवाइड कर रहा हूं। एक है आपका, नहीं एक लिखता हूं पहले आपका पेरिशेबल नेचर ऑफ मटेरियल, और एक है आपका नॉन पेरिशेबल। क्या समझे? मटेरियल को मैंने दो कैटेगरी में तोड़ दिया है ना। पेरिशेबल मतलब वो मटेरियल जिसकी एक शॉर्ट लाइफ है, जो कुछ समय के बाद खराब हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे मान लो कि मिल्क है घर के अंदर। एक एग्जांपल लिखता हूं, मिल्क। मार्केट से आप दूध लेकर आ गए, मान लो 1 किलो 2 किलो, और मुझे बताओ उसकी लाइफ कितनी है दूध की। दूध लेकर आया, आप दूध को आपने गर्म भी कर लिया, कितनी लाइफ है इसकी? एक सर्टेन लाइफ है ना। 1 महीने 2 महीने 4 महीने नहीं चलेगा, एक फिक्स लाइफ है, एक शॉर्ट सेल्फ लाइफ है। मतलब मटेरियल पेरिशेबल इन नेचर है ना, इसकी लॉन्ग लाइफ नहीं है। समझ गए बात को? अच्छा, नॉन पेरिशेबल मतलब एक ऐसा मटेरियल जो आप लेके आ जाओ, उसकी लंबी लाइफ है। एग्जांपल के लिए कोई कंपनी मान लो ये पेन बनाकर बेचती है, तो पेन की रिफिल, प्लास्टिक बॉडी, कैप, ये क्या है? नॉन पेरिशेबल। मतलब आपने आज खरीदा, 10 दिन बाद करो इस्तेमाल, या 20 दिन बाद करो इस्तेमाल, या 30 दिन बाद करो इस्तेमाल, तो भी चलेगा। पेन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पेन अच्छे से बढ़िया बनेगा। तो नॉन पेरिशेबल। लेकिन पेरिशेबल में क्या प्रॉब्लम है? आज आपने खरीदा तो खरीदने के कुछ समय के बाद वो खराब हो जाएगा। तो इंस्टीट्यूट ने आरटीपी के अंदर इसके ऊपर एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया है, पेरिशेबल नेचर ऑफ गुड्स। यानी कि गुड्स अगर पेरिशेबल इन नेचर है, यानी कि आपने आज खरीदा और कुछ समय के बाद अगर इस्तेमाल नहीं किया तो खराब हो जाएंगे। तो अब बताओ क्या होगी टोटल मटेरियल कॉस्ट और क्या होगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। दो कॉन्सेप्ट, क्या बोला मैंने? टोटल मटेरियल कॉस्ट एंड टोटल मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ये बताओ। अच्छा, आगे बात समझ में? तो बात चल रही है यहां पर पेरिशेबल की। अच्छा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं मैं, और मैं किसकी बात कर रहा हूं? अब मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं पेरिशेबल की, बिकॉज नॉन पेरिशेबल तो ऑटोमेटिकली हो गया आपका स्टडी मैट के अंदर।
है ना। जहां पर लाइफ गिवन नहीं है, नॉन पेरिशेबल है। जहां पर एक फिक्स लाइफ है, इसके बाद ये खराब हो जाएगा, पेरिशेबल है। अच्छा, तो मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो एक कंपनी के अंदर, मान लो एक कंपनी के अंदर कोई मटेरियल है, उसका डेली यूसेज है मान लो 700 केजी, और मटेरियल कैसा है, पेरिशेबल इन नेचर। अच्छा, फिर मैंने बोला 700 केजी है, और फिर मैंने बोला कि इसकी शेल्फ लाइफ कह दो, या फिर कह दो इसका लाइफ स्पैन, या फिर कह दो लाइफ स्पैन। इसका लाइफ स्पैन है मान लो मैं कह देता हूं, इसका लाइफ स्पैन है आपका 15 डेज। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है आपने ये मटेरियल आज खरीदा, तो इसको आपने 15 दिन के अंदर ही इस्तेमाल करना है। 16वें दिन ये खराब हो चुका होगा, आप इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसकी शॉर्ट लाइफ है, इसकी फिक्स लाइफ है सिर्फ 15 डेज। ठीक है। अच्छा जी, अब सपोज करो कंपनी एक बार में ऑर्डर करती है मान लो 15,000 केजी। कितना कर रही है कंपनी ऑर्डर, 15,000 केजी। अच्छा, डेली कितना इस्तेमाल होता है, सिर्फ 700 केजी। अच्छा, लाइफ कितनी है, 15 डेज। इसका मतलब है इस 15,000 केजी में जो आज हमने ऑर्डर किया है, हमारे गोदाम में आके माल रख दिया गया है, क्या कितना इस्तेमाल होगा पहले दिन के अंदर, 700 केजी। दूसरे दिन फिर 700 केजी, तीसरे दिन फिर 700 केजी, चौथे दिन फिर 700 केजी, पांचवें दिन फिर 700 केजी। तो ऐसे करते करते हर दिन कितना इस्तेमाल होगा, सिर्फ 700 केजी, और 15 दिन तक कितना इस्तेमाल होगा, 700 700 700 700 केजी। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 15 दिन में कितना मटेरियल इस्तेमाल होगा, यानी मटेरियल टू यूज इन 15 डेज, बताओ जरा आप। तो बहुत सिंपल है, एक दिन में कितना, 700, 15 डेज में कितना, तो भाई 15 गुना 700, तो ये आ गया 10,500 केजी। ये आ गया मेरा 10,500 केजी। यहां तक बात समझ में आती है? आप 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड लेके सोच के बताओ, यहां तक बात समझ में आती है? मैंने क्या बोला, मटीरियल की लाइफ शॉर्ट है, 15 डेज बाद बेकार। एक दिन में कितना यूज होता है, 700 केजी, तो 700 गुना 15, अगले 15 दिन में कितना इस्तेमाल होगा, 10,500 केजी। इसका मतलब क्या है कि जो मटेरियल 15,000 केजी में बच जाएगा वो क्या है, वेस्टेज। वो क्या है, वेस्टेज। कितना वेस्टेज है, तो भाई 15,000 केजी हमने खरीदा था, और अगले 15 दिन में कितना इस्तेमाल होगा, 10,500 केजी। तो कितना बेकार हो जाएगा, 4500 केजी। आ रही है जी बात समझ में? बिकॉज इट इज पेरिशेबल इन नेचर। तो जो मटेरियल हमने आज खरीदा है, अगर 15 दिन में इस्तेमाल नहीं हुआ, सारा वेस्ट हो जाएगा। अगला सवाल, ये वेस्टेज है, लॉस है। अच्छा, नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस है, सोच के बताना। नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस है? नॉर्मल लॉस मतलब वो लॉस जो मुझे पहले से पता होता है। एबनॉर्मल मतलब मुझे पहले से नहीं पता था, अचानक से एक्सीडेंट हो गया, पहले से नहीं पता है, अचानक से आई उड़ा दिया। तो क्या ये नोन था पहले से? आंसर इज यस। तो ये क्या है, काइंड ऑफ नॉर्मल लॉस। सर इतना सारा लॉस हुआ, 15,000 में हमने 4,500 का लॉस कर दिया सर, तो ये तो मोटा मोटा सर 30% का लॉस हो गया सर, 30% मटेरियल क्या, तब भी नॉर्मल होगा? हाँ, परसेंटेज पे डिपेंड नहीं करता, नेचर पे डिपेंड करता है। क्या हमें पहले से मालूम है? हाँ, नॉर्मल लॉस। तो ये कहानी है पेरिशेबल गुड्स की, पेरिशेबल नेचर ऑफ मटेरियल की। समझ में आई बात? अगर ये नोट करना चाहें एग्जांपल, तो आप नोट कर सकते हैं। 2 सेकंड के लिए क्लास को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, या 2 सेकंड में रुक जाता हूं। यहां तक बात समझ में आई? देखो, मैं पहले कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा आपको, लॉजिक। अब यहां पर क्या हो रहा है,
कॉन्सेप्ट में समझा नहीं रहा आपको, आपसे कॉन्सेप्ट बनवा रहा हूं। ये थोड़ी सी हाई लेवल की बात है। यहां पर मैं कॉन्सेप्ट आपको बता नहीं रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, क्या वेस्ट होगा? आप बताओ लॉजिकली, यस और नो, वेस्ट होगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं। सपोज करो इसी एग्जांपल के अंदर मेरी एनुअल मटीरियल यूसेज रिक्वायरमेंट, एनुअल मटीरियल यूसेज रिक्वायरमेंट है, मान लो 2,10,000 kg। क्या मतलब होता है इसका? मुझे पूरे साल में इतना यूज करना है, यूज, इसका मतलब है पूरे साल में मेरे को 2,10,000 kg यूज करना है। अच्छा, यहां पर बच्चे के मन में आ सकता है सर 700 पर केजी डेली करना है, तो सर 700 गुना 365 नहीं कर देना चाहिए हमारे को? नहीं करना चाहिए। क्यों? ये क्वेश्चन में गिवन है, इट इज गिवन इन क्वेश्चन। अच्छा, 2,10,000 हमने यूज करना है, एक दिन में 700 केजी यूज होता है, तो डिवाइड कर दो 700, तो मुझे इससे यहां पे ये पता पड़ गया कि पूरे साल में फैक्ट्री 300 दिन खुलती है। सोचना बात को भाई, मैंने क्या बोला? पूरे साल में हमें यूज करना है 2,10,000 केजी मटेरियल। कितना? 2,10,000 केजी मटेरियल। अच्छा, मुझे ये बताओ, मैं जब एक बार में ऑर्डर करता हूं कितना मंगाता हूं? मैं मंगाता हूं 15,000 केजी। एक बार में करता हूं ऑर्डर, कितना मंगाता हूं? 15,000 केजी। अच्छा जी, बट यूज कितना कर पाता हूं? सिर्फ 10,500 केजी। यानी कि मैंने एक बार ऑर्डर किया, परचेज कितना किया? 15,000 केजी, बट यूज कितना हुआ? 10,500 केजी, और पूरे साल में मुझे यूज करना है 2,10,000 केजी। तो मुझे ये बताओ, पूरे साल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने प्लेस करने पड़ेंगे मुझे, ताकि मैं 2,10,000 केजी यूज कर सकूं? यूज 2 सेकंड सोचो, आंसर मैं बताऊंगा उसके बाद आपको। दिमाग के घोड़े को दौड़ाओ, सोचो। एक बार ऑर्डर करता हूं, मंगाता हूं 15,000 केजी, बट यूज कितना होता है? सिर्फ 10,500। इसका मतलब है एक बार ऑर्डर करा, 10,500 यूज होगा, तो 2,10,000 केजी यूज करने के लिए कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे? तो आगे आंसर सामने, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। भाई 2,10,000 केजी पूरे साल में यूज करना है, और एक बार में हम जब खरीदने कितना यूज कर पाते हैं? 10,500 केजी हम यूज कर पाते हैं इन वन ऑर्डर। यहां पर मैं खरीदने की बात नहीं कर रहा। देखो, ये मेरा क्या है? यूसेज पूरे साल का, और ये भी मेरा क्या है? यूसेज एक ऑर्डर का। तभी तो आएगा मेरे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो भाई 2,10,000 डिवाइड बाई 10,500, इसका मतलब है पूरे साल में मुझे 20 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। 20 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। क्या मतलब इसका? तो इसका मतलब यह है, देखो, पूरे साल में 20 ऑर्डर प्लेस करूंगा। 20 ऑर्डर में खरीदूंगा कितने में? 20 ऑर्डर में मेरी परचेज क्या होगी? 20 ऑर्डर में मेरी परचेज क्या होगी? तो भाई 20 ऑर्डर मैंने प्लेस किए, और एक ऑर्डर में कितना आ रहा है मेरे पास? 15,000 केजी आ रहा है। इसका मतलब है परचेज करूंगा मैं 3 लाख केजी। अच्छा, यूज कितना करूंगा? तो भाई देखो, 20 ऑर्डर, और एक ऑर्डर का मैं सिर्फ यूज कर पाता हूं 10,500 केजी। कितना आ गया ये? 20 गुना 10,500, 2,10,000 केजी। आ रही है बात समझ में? 2,10,000 केजी। अच्छा, मुझे पेमेंट किसी करनी पड़ेगी? मुझे पेमेंट तो करनी पड़ेगी 3 लाख केजी के लिए, यानी पे फॉर। अच्छा, टेक्निकली क्या बोलते हैं इसको? टेक्निकली इसको बोलते हैं परचेज कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? परचेज कॉस्ट। आगे बात समझ में? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट का पार्ट था।
अब एक काम करो, इस कॉन्सेप्ट को एक बार आप लिख लो तरीके से। देखो जो क्वेश्चन है वो तो बाकी मैं लिखा हुआ दूंगा आपको, लेकिन इसको एक बार आप लिख लो, नोट कर लो इसको। इसके बाद बढ़ेंगे आगे। ये था मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 1। दो कॉन्सेप्ट ऐड हुए आरटीपी के अंदर इनडायरेक्टली। एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। देखो मई वाले में तो आया नहीं, सोचो मई वाले में नहीं आया, सितंबर वाले में आ सकता है, अगले मई में आ सकता है, जनवरी में आ सकता है, मई में आ सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसको नोट कर लो। आप तो ये मान के चलो एग्जाम में आ गया। ठीक है, तो वो इसको आपको पॉज करके आराम से नोट कर लेना। आगे बढ़ू क्या? चलो आगे बढ़ लेता हूं। नोट तो कर ही लोगे आप, ऐसी क्या बात है। चलो मैं आगे बढ़ता हूं अब, है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसकी पीडीएफ फाइल ना आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो वीडियो फाइल से डिस्क्रिप्शन से वीडियो निकालो मटेरियल। अच्छा अब क्या करना है, अब पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो मैंने आपको दे दिया है, लेकिन इसको मैं सॉल्व करूंगा अपने हिसाब से, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार पढ़िए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। एनुअल मटेरियल यूसेज रिक्वायरमेंट, अंडरलाइन करो शब्द यूसेज, यानी पूरे साल में कितना यूज करना है, 2,10,000 kg। ओके, फिर गिवन है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना है, 14,000 kg। ये क्या होता है, एक बार में कितना ऑर्डर करें, यानी जब भी हम ऑर्डर प्लेस करें तो एक बार में कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करें, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हाउ मच टू ऑर्डर। फिर गिवन है नॉर्मल मटेरियल यूसेज 700 kg पर डे। ये क्या है, एक दिन में ऑन एन एवरेज बेसिस कितना मटेरियल यूज होता है, 700 kg। फिर गिवन है ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200 रुपए पर ऑर्डर। मैं एक बार ऑर्डर प्लेस करता हूं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है मेरी 1200 रुपए। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट। जैसे सप्लायर को मैंने फोन घुमाया, हाँ जी साहब वो फलाना फलाना मटेरियल फलाना फलाना क्वांटिटी में मेरे फलाना फलाना गोदाम में पहुंचा दो, तो यहां पे कुछ खर्चा हो रहा है मेरा, इसे बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर इसके बाद गिवन है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, जो कि है 15%। और एज पर कॉन्सेप्ट आपको पता है कि जब भी हमें कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दी हुई होती है तो उस कैरिंग कॉस्ट को हम परचेज प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं टू कैलकुलेट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, इसके बाद है परचेज प्राइस। हमें गिवन है परचेज प्राइस 30 रुपए पर केजी विदाउट डिस्काउंट, यानी कि 30 रुपए क्या है कंपनी का परचेज प्राइस। ये क्या है, मटीरियल परचेज प्राइस, जिस प्राइस पर हम परचेज करेंगे वो प्राइस है विदाउट डिस्काउंट। अब नीचे पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। करंटली कंपनी ऑर्डर्स 15,000 kg इन सिंगल ऑर्डर। क्या समझे, भले ही कंपनी को एक बार में 14,000 kg का ऑर्डर करना चाहिए, बट करंटली कंपनी क्या कर रही है, एक बार में 15,000 kg का ऑर्डर प्लेस कर रही है। इसको मैं क्या बोलूं, ROQ, री ऑर्डर क्वांटिटी, ROQ। टू गेट डिस्काउंट ऑफ 10%। ओ, यानी कि सप्लायर ने क्या बोला, एक बार में 14,000 की जगह अगर आप 15,000 kg का ऑर्डर करोगे तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। तो हमारी कंपनी क्या लगा कि भाई ठीक है, डिस्काउंट मिल रहा है 10% ऑन परचेज प्राइस, तो इट इज मोर बेनिफिशियल। तो कुल मिला के करंटली क्या हो रहा है, कंपनी एक बार में ऑर्डर कर रही है 15,000। अच्छा, एज पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी उसको ऑर्डर करने चाहिए 14,000। फिर कहता है मटीरियल इज पेरिशेबल इन नेचर, लो जी लो, एंड मटीरियल गेट्स ऑब्सोलीट इफ नॉट यूज्ड विद इन 15 days ऑफ रिसीट ऑफ मटीरियल। आज खरीदा और अगले 15 दिनों में अगर इस्तेमाल नहीं किया तो मटेरियल जो बचेगा वो
नमस्ते, ऑब्सोलीट, धुआं, खराब। फिर बोलता है कैलकुलेट सेविंग ऑब्लिक लॉस इन परचेज ऑफ मटेरियल इफ परचेज ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यानी कि ये बोल रहा है कि अगर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बराबर ऑर्डर करें, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बराबर ऑर्डर करें तो कैलकुलेट लॉस और सेविंग ऑब्लिक लॉस इन परचेज ऑफ मटेरियल इफ परचेज ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यानी कि अगर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे ऑर्डर करें, यानी कि अगर हम 14,000 केजी ऑर्डर करें एक बार में, तो ये बता दो हमें फायदा होगा या नुकसान, और अगर होगा तो कितना। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो आइए, सॉल्यूशन मैंने आपको दे रखा है, बट सॉल्यूशन इसको मैं प्रॉपरली करूंगा। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, तो मेरे साथ आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। पहली बात तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे ऑर्डर करें तो ज्यादा पे करेंगे या कम पे करेंगे। अगर ज्यादा पे करेंगे तो बोल देंगे लॉस है, और अगर कम पे करेंगे तो बोल देंगे प्रॉफिट है। समझ गए बात को? चलिए, मतलब सेविंग्स, प्रॉफिट मतलब सेविंग। तो कुल मिलाकर मेरे पास है 2 लेवल, एक है 14,000 केजी और एक है मेरा 15,000 केजी। तो मैं क्या करने वाला हूं यहां पर, मैं दोनों लेवल्स पर निकालने वाला हूं टोटल मटीरियल कॉस्ट। तो यहां पे लिखा मैंने टोटल मटीरियल कॉस्ट। तो इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें आएगा टोटल परचेज कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो ये वाली बात तो पता ही है हमारे को, हमने क्या निकालना है, हमने दोनों लेवल पे निकालना है, परचेज प्लस ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग कॉस्ट। अच्छा, 2 लेवल क्या है हमारे, तो अगर मैं ऑर्डर साइज की बात करूं, अगर मैं ऑर्डर साइज की बात करूं तो मेरे पास 2 लेवल है। एक तो लेवल क्या है कि मैं ऑर्डर करूं रीऑर्डर क्वांटिटी के बराबर, और एक मेरे पास है अगर मैं ऑर्डर करूं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बराबर। तो भाई रीऑर्डर क्वांटिटी पे अगर ऑर्डर करूं तो क्वेश्चन ने क्या बोला, एक बार में कंपनी ऑर्डर करती है 15,000 केजी, और अगर इकोनॉमिक ऑर्डर पे करेगी तो एक बार में ऑर्डर करेगी 14,000 केजी। ठीक बात है। अच्छा, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है, पहला काम है निकालना परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, सोचो जरा। तो परचेज कॉस्ट के लिए मुझे चाहिए कि कितना केजी परचेज किया गुना परचेज प्राइस। क्यों भाई, कितना केजी परचेज किया गुना परचेज प्राइस, ये चाहिए मेरे को। तो आइए, सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं परचेज प्राइस। बड़ा आसान है निकालना, परचेज प्राइस पर केजी। तो अगर हम ऑर्डर करते हैं 15,000 केजी, तो क्वेश्चन ने क्या बोला, 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो 30 रुपए दाम है, माइनस करो 30 रुपए का 10%, इसका मतलब हमें कितना मिलेगा परचेज प्राइस, 27 रुपए का। यानी हम 27 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदेंगे जब ऑर्डर करेंगे 15,000। लेकिन अगर हम ऑर्डर करें 14,000 तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा हमारे को। तो उस केस में क्या होगा हमारा परचेज प्राइस, 30 रुपए पर केजी। तो मेरे पास परचेज प्राइस तो आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, टोटल मटीरियल टू बी परचेज्ड। मुझे क्या निकालना है, टोटल मटीरियल टू बी परचेज। तो आइए इसको निकालता हूं मैं। इसके लिए बनाता हूं एक वर्किंग नोट, थोड़ा स्पेस दे देना। अच्छा, आपको तो नोट ही नहीं करना है, सॉल्यूशन तो मैंने दे रखा है आपको। तो यहां बना रहा हूं वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1। तो मेरे पास 2 लेवल है, एक है मेरा रीऑर्डर क्वांटिटी का लेवल और एक है मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का लेवल। अच्छा, एक बार में कितना खरीदा, मतलब मटीरियल परचेज्ड इन 1 ऑर्डर, मटीरियल परचेज्ड इन 1 ऑर्डर। तो भाई यहां पर है 15,000 केजी और यहां पे कितना है 14,000 केजी, राइट। अच्छा, लाइफ कितनी है, लाइफ है 15 डेज। तो मटीरियल टू बी यूज्ड फ्रॉम 1 ऑर्डर। भाई एक बार में जो ऑर्डर करूंगा मैं उसमें जो मटेरियल मैं यूज कर पाऊंगा तो वो कितना, तो एक दिन में 700 केजी यूज करता हूं और लाइफ कितनी है, सिर्फ 15 दिन। कितना यूज कर पाऊंगा, 10,500 केजी। और
यही सेम कहानी यहां पर होगी, तो 10,500 kg में यूज कर पाऊंगा। ऑल राइट। अच्छा, पूरे साल में यूज कितना करना है, तो मेरी एनुअल परचेज, सॉरी एनुअल यूसेज नॉट परचेज, मेरी एनुअल यूसेज रिक्वायरमेंट कितनी है, तो पूरे साल में मुझे यूज करना है 2,10,000 kg, और यहां पर भी यूज करना है 2,10,000 kg। ओके, अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ 2,10,000 kg मुझे यूज करना है, और एक बार मैं यूज कर पाता हूं कितने, 10,500। तो अगर मुझे निकालना हो कि कितनी बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, तो यहां पे लिखा मैंने टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर। ध्यान देना, यहां पर लॉजिक इस्तेमाल होगा, कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, यहां पर फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसे मैं कह दूं अगर ए, और इसे कह दूं अगर बी, तो ये क्या बन जाएगा, ए डिवाइड बाई बी। तो भाई 2,10 डिवाइड बाई 10,500, यानी 20 ऑर्डर्स मुझे यहां प्लेस करने पड़ेंगे, और 20 ही मुझे यहां प्लेस करने पड़ेंगे। यहां तक आ रही है बात समझ में? अच्छा, इसको मैं कह देता हूं सी, और इसको मैं कह देता हूं डी। अच्छा, अब मुझे अगर निकालना हो कि टोटल मटीरियल टू बी परचेज्ड, हाँ भाई सुनो, हमने एक बार में खरीदा कितना, 15, यूज कितना किया, 10,500। अब जो यूज किया वो यूज हो गया, बाकी क्या हो गया, नॉर्मल लॉस, वेस्टेज, बेकार हो गया मेरे लिए। अच्छा, यूज कितना करना है, 2,10, तो 2,10 डिवाइड बाई 10,500, तो पूरे साल में कितने लगाना पड़ेगा ऑर्डर, 20 बार। अब जरा ध्यान दो भाई, पूरे साल में कितने ऑर्डर लगाता हूं मैं, 20, और एक ऑर्डर में कितना खरीद रहा हूं, 15,000। तो पूरे साल में कितना खरीदा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, सी गुना डी, तो 20 गुना 15, तो यहां पे खरीदना पड़ेगा मेरे को 3 लाख केजी, और 20 गुना 14, यहां पे खरीदना पड़ेगा मेरे को 2,80,000 केजी, 20 गुना 14, यस 280, 2,80,000 केजी। आइए बात समझ में, आओ, तो 3 लाख और 280, तो यहां पे लिखता हूं मैं, यहां खरीदना पड़ेगा 3 लाख केजी, और यहां खरीदना पड़ेगा 2,80,000 केजी। अच्छा, सबसे पहली चीज टोटल परचेज कॉस्ट, ये तो निकाल लोगे अब, टोटल परचेज कॉस्ट पॉसिबल है क्या? आपके पास दोनों इंफॉर्मेशन है, कितना खरीदेंगे और क्या प्राइस है, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 लाख गुना 27, इसे मैं कहता हूं ई, इसे बोलता हूं एफ, तो ये क्या हो जाएगा, ई गुना एफ। तो भाई 3 लाख गुना 27, तो ये आ गया मेरा 81 लाख, 280 गुना 30 कितना आ गया मेरा, 84 लाख। बताओ यहां तक कोई डाउट? अरे डाउट नहीं होगा अगर कॉन्सेप्ट को आपने समझा, और डाउट होगा अगर कॉन्सेप्ट को आपने नहीं समझा। सिर्फ फॉर्मूलों को याद कर लिया बात नहीं बनेगी, कॉन्सेप्ट इज किंग। तो ये आ गया मेरा परचेज कॉस्ट। तो ध्यान दो, मेरा ये वाला पार्ट तो आ गया। हमला नंबर 2, अब क्या निकालता हूं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए 2 जानकारियां, एक तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कि पूरे साल में कितने ऑर्डर प्लेस करने, और दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो मुझे क्वेश्चन के अंदर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर तो गिवन है 1,200 रुपए, तो ये तो मुझे गिवन है 1,200, ये तो मुझे गिवन है 1,200। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो ये निकाल रखे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये निकाले ना हमने टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स 2020, तो वर्किंग नोट 1 से ही बात बन गई। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं अब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। बोलो भाई आसान लग रहा है कि नहीं? 20 ऑर्डर्स हैं और ऑर्डरिंग कॉस्ट है मेरी 1,200 पर ऑर्डर, यहां पर भी 20 ऑर्डर्स हैं और ऑर्डरिंग कॉस्ट है मेरी 1,200 पर ऑर्डर। तो भाई 20 गुना 1,200 कितना आ गया, 24,000। 20 गुना 1,200 आ गया 24,000।
इस क्वेश्चन को पढ़ के आप एक एक्स्ट्रा एज पे जा रहे हो, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, चुटकियों में कर लोगे, और जिसने छोड़ा इसको एग्जाम में आगे घंटी बज जाएगी उसकी। तो ये है मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसके बाद क्या करना है मुझे, इसके बाद मुझे निकालनी कैरिंग कॉस्ट। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है भाई साहब Q/2 मल्टीप्लाइड बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। याद है फॉर्मूला? आओ निकालते हैं, Q/2 मल्टीप्लाइड बाई C। तो यहां पे निकाल रहा हूं मैं टोटल कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग तो निकाल ही दिया। टोटल कैरिंग कॉस्ट, माल को रखकर सजावट की तरह इस्तेमाल करने तक जो खर्चा आता है उसे कैरिंग कॉस्ट कहते हैं। तो Q/2 मल्टीप्लाइड बाई C। अच्छा, Q मेरा कितना है? Q यानी मेरा ऑर्डर साइज क्या है? तो यही तो मेरा Q है, ऑर्डर साइज 15,000 14,000। तो लिख देता हूं मैं Q कितना, 15,000 kg, और यहां पर 14,000 kg, डिवाइड बाई 2। अच्छा, मल्टीप्लाइड में करना है मुझे, मल्टीप्लाइड मुझे करना है C। और C कैसे गिवन है? C गिवन है परसेंटेज के अंदर। और ध्यान देना, जब C परसेंटेज में गिवन होता है ना, तो उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है विद परचेज प्राइस। तो वो कितना है? 27 और 30। तो यानी कि मैंने क्या करना है यहां पर, 27 गुना कितना परसेंट है? 15%। 30 गुना कितना है? 15%। तो भाई 15/2 गुना 27 का 15%। तो ये आ गया मेरा 30,375। और 14/2 गुना 30 गुना 15%, ये आ गया मेरा 31,500। तो भाई तीनों को ऐड कर दो आप, परचेज ऑर्डरिंग कैरिंग। तो ये आ गया मेरा टोटल मटेरियल कॉस्ट। तो 81 लाख प्लस 24 प्लस 30 375। तो ये आ गया मेरा 8154,375। बोलो रे बोलो, कैसा लग रहा है ये? अच्छा, 84 लाख प्लस 24,000 प्लस 31,500, कितना आ गया ये आ गया मेरा 8455,500। अब जरा सवाल पढ़ ले। सवाल पूछ क्या रहा था? सवाल क्या पूछ रहा था भाई साहब? सवाल कह रहा था कि अगर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे ऑर्डर करें तो बताओ एक्स्ट्रा या कम। आओ फिर, तो अगर हम, ये रहा मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये तो ना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये देखो ये रहा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो भाई अगर मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे ऑर्डर करूं तो बताओ इससे कम है कि ज्यादा? ये तो कुछ ज्यादा लग रहा है मेरे को। वो 81 लाख है, 84 लाख है, मतलब ज्यादा है। ज्यादा मतलब भाई, ज्यादा मतलब तो लॉस हो रहा है, ज्यादा पे कर रहा हूं। तो लॉस ऑफ रुपीज, डिफरेंस निकाल दो, 81 54 375। तो यह आ गया 301125। तो यह है मेरा अल्टीमेट आंसर। और ये कौन सा ऑप्शन है मेरा एबीसीडी के अंदर? ये मेरा एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन है? तो ये मेरा एबीसीडी में है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो एग्जाम में एमसीक्यू आएगा तो ये पूरी कैलकुलेशन करनी रफ पार्ट के अंदर, स्पीड में करनी है, गलती नहीं करनी है। और एबीसीडी सी पे टिक मारो, नंबर पूरे ले जाओ। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 1। और ये था मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो आईसीआई ने अपने आरटीपी के अंदर इनडायरेक्टली ऐड कर दिया है। क्या समझे? कॉन्सेप्ट आपको समझा भी दिया और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और यहां पे कुछ याद नहीं करवाया मैंने कि ये रूल है या वो फॉर्मूला या फलाना या ढिमकाना। लॉजिक, अगर लॉजिक क्लियर है, क्वेश्चन कितना भी घुमा के आ जाए कर लोगे। तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब इसके आगे बढ़ता हूं मैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 अगेन वो पेरिशेबल के ऊपर ही है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है मेरा, वो अगेन मेरा पेरिशेबल के ऊपर ही है। तो एक काम करता हूं, एक नया पेज खोल लेता हूं।
तो बात किसी करेंगे, बात तो अभी भी हम किसी करेंगे, पेरिशेबल नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। आइए कॉन्सेप्ट नंबर 2 की ओर चलें। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या बोलता है? कहता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालो इन केस ऑफ पेरिशेबल नेचर ऑफ मटेरियल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अच्छा, मतलब क्या होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल का? मैक्सिमम का मतलब होता है कि इससे ऊपर तो नहीं रख सकते हम। मैक्सिमम, जैसे कोई इंसान खाना खा रहा है, कितनी चपाती खा जाएगा वो, कितनी ब्रेड खा जाएगा वो, या कह लीजिए कितनी रोटी खा जाएगा वो गेहूं वाली, कितनी मैक्सिमम कितनी? तो मैक्सिमम 4 या 5, 6 कह लो, 7 कह लो, 8 कह लो, पर इससे ऊपर तो नहीं। तो मैक्सिमम मतलब वो लेवल जिससे ऊपर तो नहीं रख सकते, मैक्सिमम, इससे ऊपर नो। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब होता है कि हम इस सर्टेन लेवल से ऊपर मटेरियल अपने गोदाम में नहीं रख सकते। आपको पता होगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल को निकालने का एक फॉर्मूला तो है। वो फॉर्मूला क्या है? याद करो फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल को निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज गुना मिनिमम लीड टाइम। उम्मीद करता हूं कि आपको यह फॉर्मूला तो पता होगा। मिनिमम यूसेज गुना मिनिमम लीड टाइम। अच्छा, लेकिन सवाल यह है कि इन केस ऑफ पेरिशेबल नेचर ऑफ मटेरियल में क्या फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? सोचो जरा, क्या फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? चलो मैं एक यहां पर ना एक काम करता हूं, मैं एक क्वेश्चन लेके बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 को लेके समझाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, नहीं क्वेश्चन नहीं आते यार, पहले कॉन्सेप्ट ही लेते हैं, वरना आपको लगेगा सर ने क्वेश्चन कर दिया पहले ही। नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट ही लेते हैं। मैं ले रहा हूं एग्जांपल, मैंने बोला एग्जांपल के अंदर कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल मैंने निकाला एज पर फॉर्मूला, एज पर अबव फॉर्मूला। मैक्सिमम स्टॉक लेवल एज पर अबव फॉर्मूला है, मान लो 5000 केजी। कितना? 5000 केजी, 5000 केजी। अच्छा, फिर मैंने बोला कि मटीरियल इज पेरिशेबल इन नेचर। क्या मतलब इसका? यानी इसकी एक सर्टेन लाइफ है, यानी कि इसकी एक सर्टेन लाइफ है, उसके बाद ये बेकार हो जाएगा। इसकी एक सर्टेन लाइफ है, उसके बाद ये बेकार हो जाएगा। अच्छा, काम करो, इसे कर लो 15000 केजी कर लो, इसको एग्जांपल को 15000 केजी, पहले वाले से लिंक हो जाएगा ये। ठीक है, तो मैंने निकाला मैक्सिमम स्टॉक लेवल एज पर अबव फॉर्मूला, कितना आया मेरा? 15000 केजी। बट क्वेश्चन ने बोला मटेरियल इज पेरिशेबल इन नेचर। अच्छा, फिर दो कंडीशन दी, दो इंफॉर्मेशन दी क्वेश्चन ने। एक तो उसने बोला डेली यूसेज जो है मटेरियल का वो कितना है? 700 केजी। कितना? 700 केजी। नॉर्मल यूसेज कह लो, डेली यूसेज कह लो, नॉर्मल यूसेज कह लो, या एवरेज यूसेज कह लो, यानी एक दिन में 700 केजी ही इस्तेमाल होता है। फिर लिखा मैंने पेरिशेबल पीरियड, वही लाइफ स्पैन ही है ये, और मान लो यहां लिख दिया मैंने 15 डेज। क्या मतलब है इसका? आज खरीदा और अगले 15 दिन के अंदर अगर इस्तेमाल नहीं किया तो मटेरियल ऑब्सोलीट हो जाएगा। अगले 15 दिनों में अगर इस्तेमाल नहीं किया मटेरियल ऑब्सोलीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? रोज 700 केजी यूज होता है, 700 700 700 700 700 700। कंडीशन नंबर 2, आज खरीदा और अगले 15 दिन में इस्तेमाल नहीं किया तो बेकार हो जाएगा। तो आप मुझे सोच के बताओ कि अगर मुझे अपने गोदाम में स्टॉक रखना है तो मैक्सिमम कितना रखूंगा? लॉजिकली सोचो, एक दिन में 700 इस्तेमाल होगा और मैक्सिमम लाइफ है 15 दिन।
क्या करोगे आप? 15 दिन गुना 700, सिंपल सी बात है। आप क्या बोलोगे? सर देखो 50 डेज में यूज कितना होगा? 10,500। तो आपने बोला सर मैक्सिमम, रुको, आपने बोला सर मटीरियल टू बी यूज्ड इन पेरिशेबल पीरियड। कितना? 700 केजी गुना 15। आपने बोला सर एक दिन में 700 केजी का इस्तेमाल होता है और लाइफ है 15 दिन। तो सर अगर 10,500 केजी ना मैं मैक्सिमम करूंगा इस्तेमाल, क्यों? तो यही मेरा क्या है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल एज पर नेचर ऑफ मटेरियल। तो आप क्या बोलोगे? सर इसके ऊपर 1 केजी भी रखूंगा तो लॉस हो जाएगा। अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था वहां पे क्या दिक्कत हो रही थी? एक बार में खरीद रहे हैं 15,000 केजी, यूज कितना हो रहा है? 10,500। बाकी क्या हो रहा है? वेस्ट। एक बार में खरीद रहे हैं 14,000 केजी, यूज कितना हो रहा है? 10,500। बाकी क्या हो रहा है? वेस्ट। इसका मतलब यह है कि कंपनी को अगर अपने पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल चुनना है तो आपको पता पड़ गया है कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना होना चाहिए? 10,500। बट आप बोलोगे सर हमारा फॉर्मूला तो कह रहा है 15,000। हाँ, आपका फॉर्मूला कह रहा है 15,000, बट उसने ये कंसीडर नहीं किया कि इसकी लाइफ कितनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? 15,000 केजी मैक्सिमम स्टॉक लेवल नहीं रखेंगे, ये कंपनी सिर्फ कितना रखेगी? 10,500 केजी। 10,500 केजी, यानी फॉर्मूले ने कितना बोला? 15,000। एज पर लाइफ कितना? 10,500। विच एवर इज लोअर, जो कम हो। अरे सोचो ना, इससे ऊपर थोड़ी रखोगे आप। थोड़ा आगे बढ़ जाता हूं, इसको मैं चेंज करता हूं। मान लो ये है आपका 10,500 केजी। मान लो क्वेश्चन में गिवन होता मैक्सिमम स्टॉक लेवल एज पर फॉर्मूला 10,500 केजी, और क्वेश्चन में गिवन होता मैक्सिमम स्टॉक लेवल एज पर पेरिशेबल लाइफ है 15,000 केजी। अब बताओ अब कितना रखेंगे? 10,500 की 15? तो मैं क्या बोलता? 10,500। देखो यहां मैंने क्या बोला? 10,500। यहां भी मैंने क्या बोला? 10,500। तो आप समझ रहे हो 10,500 क्यों बोल रहा हूं मैं क्या देख रहा हूं बार बार? मैं देख रहा हूं विच एवर इज लोअर। इन दोनों में जो भी कम होगा दैट विल बी अवर मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो यह है कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा वो मैं बता दूंगा अभी आपको, बट आपको बात समझ में आ गई है कि इन केस ऑफ पेरिशेबल नेचर ऑफ मटेरियल हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालेंगे दो तरीके से। एक निकालेंगे एज पर फॉर्मूला और एक निकालेंगे एज पर लाइफ ऑफ मटेरियल, और इन दोनों में जो भी कम होगा दैट विल बी अवर मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ओके, आप चाहो तो इस एग्जांपल को नोट कर सकते हो। आप चाहो तो एग्जांपल को नोट कर सकते हो। आइए अब दिखाता हूं मैं आपको फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मैंने आपको यहां पर लिख कर दिया है। ये रहा जी कॉन्सेप्ट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम स्टॉक लेवल इन केस ऑफ पेरिशेबल नेचर ऑफ मटेरियल। इफ रॉ मटेरियल इज पेरिशेबल इन नेचर देन मैक्सिमम स्टॉक लेवल शैल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग। पहला निकालूंगा मैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल एज पर फॉर्मूला, और दूसरा निकालूंगा मैं नॉर्मल यूसेज गुना पेरिशेबल पीरियड, यानी कि मैक्सिमम यूसेज या कह लीजिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल एज पर पेरिशेबल पीरियड, यानी नॉर्मल यूसेज गुना पेरिशेबल पीरियड। इन दोनों में जो भी लो होगा दैट विल बी माई मैक्सिमम स्टॉक लेवल इन केस ऑफ पेरिशेबल नेचर ऑफ मटेरियल। तो सवाल ये आता है सर एग्जाम में क्या करना है? एग्जाम में आपको चेक करना है कि आपके मटेरियल का नेचर क्या है। अगर पेरिशेबल है या नॉन पेरिशेबल है। अच्छा, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, क्या मानेंगे आप? नॉन पेरिशेबल। सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सा लॉजिक है, कॉमन सेंस। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला पेरिशेबल है कि नॉन पेरिशेबल है, तो हम क्या मान लेंगे? नॉन पेरिशेबल। क्वेश्चन ने बोला पेरिशेबल है तो फिर बताएं क्वेश्चन लाइफ क्या है उसकी। अच्छा, तो इस केस में क्या करना है हमें? देखो यहां पे निकालना है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो इन केस ऑफ नॉन पेरिशेबल हम निकालेंगे ओनली एज पर फॉर्मूला। तो भाई साहब जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है ना, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम, उसे निकाल लेंगे हम नॉन पेरिशेबल मटेरियल का मैक्सिमम स्टॉक लेवल। लेकिन अगर पेरिशेबल है तो क्या करेंगे हम?
एक निकालेंगे एज पर फॉर्मूला और एक निकालेंगे एज पर लाइफ, यूसेज एज पर लाइफ, और इन दोनों में जो भी वैल्यू लो होगी वही होगा हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो यह है मेरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल को निकालने का फॉर्मूला इन केस ऑफ पेरिशेबल नेचर ऑफ मटेरियल। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कैलकुलेट करो मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अच्छा, यानी इससे ऊपर नहीं रखेंगे। ओके, यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, 4 ऑप्शन ABCD, MCQ वाला क्वेश्चन है। मुझे क्या है रीऑर्डर लेवल, ये क्या है मेरा ROL। रीऑर्डर लेवल होता क्या है? मटेरियल यूज होते 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 किस लेवल पर आ जाए कि नया ऑर्डर प्लेस कर दूं, इसे बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। अच्छा, कितना प्लेस करूं उसे बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। किस लेवल पर ऑर्डर प्लेस करूं उसे बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। दोनों में डिफरेंस है। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब एक बार में कितना ऑर्डर करूं, रीऑर्डर लेवल मतलब जब यूज होते 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 इस लेवल पर आ जाए तो ऑर्डर प्लेस कर देना। तो यहां पर ऑर्डर प्लेस करूंगा बट कितना प्लेस करूंगा वो बताएगी मेरे को रीऑर्डर क्वांटिटी या कह लीजिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो अगला है रीऑर्डर क्वांटिटी, तो ये क्या है मेरा ROQ। फिर गिवन है मिनिमम लीड टाइम 4 डेज और मिनिमम मटेरियल यूसेज 1100 kg पर डे। फिर गिवन है नॉर्मल ऑब्लिक एवरेज मटेरियल यूसेज 1500 kg पर ऑर्डर। अच्छा जी, इसके बाद आओ जरा नीचे। इट इज इन्फॉर्म दैट मटेरियल अंडर कंसिडरेशन इज पेरिशेबल इन नेचर। पेरिशेबल इन नेचर, पेरिशेबल इन मतलब लाइफ है, एंड इट बिकम्स यूजलेस इफ नॉट यूज्ड विद इन 6 डेज। ओह, अगर 6 दिन में इस्तेमाल नहीं किया तो कबाड़ी वाले को बेचना पड़ेगा। ओके, आइए निकालता हूं मैक्सिमम स्टॉक लेवल। एक निकालूंगा एज पर फॉर्मूला और एक निकालूंगा एज पर लाइफ ऑफ मटेरियल। तो फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम। आओ भाई, रीऑर्डर लेवल कितना? तो रीऑर्डर लेवल है 2400 kg, रीऑर्डर क्वांटिटी है 12000 kg, माइनस करो मिनिमम लीड टाइम गुना मिनिमम यूसेज, निकालो भाई। तो 4 गुना 1100, ये आ गया मेरा 10,000 kg। बट ध्यान देना ये आया है मेरा एज पर फॉर्मूला, और क्योंकि मेरा मटेरियल है पेरिशेबल इन नेचर, पेरिशेबल इन नेचर, तो मुझे क्या करना है? मुझे निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ। तो मुझे 2 चीजें चाहिए यहां पर। क्या? ये रहा फॉर्मूला, एक तो नॉर्मल यूसेज कितना है, दूसरा पेरिशेबल पीरियड कितना है। तो भाई नॉर्मल यूसेज मेरा कितना है डेली बेसिस पर? 1500 पर, ये पर ऑर्डर नहीं है, ये पर डे है। आप इसको मॉडिफाई कर लेना क्वेश्चन को, 1500 पर डे है, यानी एक दिन में यूज कितना होना है? 1500, और लाइफ कितनी है? 6 दिन। कितना आ गया? 9000 kg। तो भाई 10,000 और 9000 विच एवर इज लोअर, तो लोअर कौन सा है? कम कौन सा? 10 और 9 में, 10 और 9 में कम है 9000। इसका मतलब है मेरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना है? 9000। तो आंसर है मेरा ऑप्शन बी, 9000 kg। आंसर है मेरा ऑप्शन बी, 9000 kg। तो ये था जी मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कर लेने के बाद आपको बात समझ में आ गई होगी भाई साहब कितना इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया तो मजा आ जाएगा। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ता हूं आगे। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के ऊपर आईसीआई ने एक एमसीक्यू क्वेश्चन ऐड किया है। बेसिकली क्या है? ये न्यू क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं है। इट इज न्यू एमसीक्यू क्वेश्चन, न्यू एमसीक्यू क्वेश्चन जो स्टडी मैट में आईसीआई ने ऐड किया। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। आइए पहले बात करते हैं कि क्या मतलब होता है कॉस्ट कंट्रोल का। क्या मतलब है कॉस्ट कंट्रोल का? कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है कंट्रोल करो, बढ़ने मत दो, रोक के रखो, यानी कॉस्ट को बढ़ने मत दो, यह है कॉस्ट कंट्रोल। मान लो किसी महीने में घर खर्च हो गया 1 लाख रुपए, तो घर में पिताजी क्या बोल रहे हैं? इस 1 लाख रुपए को बढ़ने मत देना अगले महीने, इस 1 लाख रुपए को बढ़ने मत देना, यानी कि कॉस्ट को कंट्रोल करो, इसको बढ़ने मत दो। 1 लाख जो खर्च हो चुका है फ्यूचर में उसके ऊपर कॉस्ट ना जाए, इसे बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। अगला क्या है? कॉस्ट रिडक्शन।
ये थोड़ा सा आगे है। ये कहता कॉस्ट कंट्रोल क्या बोलता है, बढ़ने मत दो। रिडक्शन क्या बोलता है, कम करो ना। अरे पिछले महीने 1 लाख रुपए खर्च हो गए, इस महीने 90,000 में काम चलाओ ना। उससे अगले महीने बोलेगा 80 में काम चलाओ ना, मतलब कॉस्ट को कम करो। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी इन 4 ऑप्शन में 3 सही बात है, 1 गलत है। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी। पहले बी पढ़ेंगे, ए नहीं पढ़ेंगे। बी क्या बोलता है, कॉस्ट कंट्रोल एम्फेसिस ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट। बताओ सही है गलत है? बिल्कुल सही है। ये पास्ट और प्रेजेंट दोनों में क्या करती है, फोकस। कैसे सर? देखो मैंने क्या बोला था अभी, 1 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं मतलब पास्ट, इस 1 लाख रुपए को बढ़ने मत दो मतलब प्रेजेंट, यानी कि ये वाली बात बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मतलब बी तो मेरा आंसर नहीं है। अब आता हूं मैं सी पर। कहता कॉस्ट रिडक्शन इज ए करेक्टिव एक्शन, इट ऑपरेट्स इवन व्हेन एन एफिशिएंट कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट। क्या मतलब है करेक्टिव का? करेक्टिव का मतलब है कम करना। सर ये कब से हो गया इसका मतलब? हां, करेक्शन। अगर आपने कभी स्टॉक मार्केट की न्यूज सुनी हो तो वहां पर जब भी मार्केट नीचे गिरती है तो बोलते हैं करेक्शन आया है। क्या बोलते हैं? करेक्शन आया है, यानी कि करेक्ट हुई है मार्केट। करेक्ट मतलब रिड्यूस हुई है मार्केट, यानी कम हुआ है कुछ। यानी कॉस्ट रिडक्शन इज ए करेक्टिव फंक्शन। एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी ये भी ठीक बोल रहा है, मतलब ये भी आंसर नहीं है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी। कहता कॉस्ट कंट्रोल एंड्स व्हेन टारगेट्स आर अचीव्ड। सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, 1 लाख रुपए खर्चे को बढ़ने मत दो, अगले महीने 1 लाख रुपए खर्चे को बढ़ने नहीं दिया, बात पूरी हो गई, टारगेट इज अचीव्ड। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। कॉस्ट कंट्रोल सीक्स टू अटेन लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट। ऐसा नहीं है। कॉस्ट कंट्रोल में मैंने आपको यह बोला ही नहीं खर्चा कम करो, खर्चा लो करो। मैंने क्या बोला, कंट्रोल करो, बढ़ने मत दो, कंट्रोल करो, बट कम करो तो नहीं बोला। तो ऑप्शन नंबर ए ये बात गलत है। और क्वेश्चन ने क्या बोला था, इन चारों में कौन सी बात गलत है ये बताओ। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। आइए इसके बाद बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने से पहले मैं बताऊं क्वेश्चन नंबर 4 आखिर है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इंप्लॉय कॉस्ट वाले चैप्टर से है। और क्वेश्चन नंबर 4 में हुआ क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में पहले कंडीशन होती थी कि ओवर टाइम पे करेंगे इफ ए वर्कर इज वर्किंग फॉर मोर देन 48 आवर्स इन ए वीक। तो क्या किया आईसीआई ने, उस कंडीशन को रिमूव कर दिया। यानी पूरे का पूरा क्वेश्चन एज इट इज है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसमें से एक लाइन आईसीआई ने रिमूव कर दी। पहले क्या था, मोर देन 9 आवर्स इन ए डे और 48 आवर्स इन ए वीक। तो आईसीआई ने क्या किया, उस 48 आवर्स वाली कंडीशन को रिमूव कर दिया। अब रिमूव कर दिया, चेंज कर दिया क्वेश्चन को, बट मजे की बात यह है कि क्वेश्चन के आंसर में चेंज नहीं आया। यानी क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन चेंज कर दी, रिमूव कर दी, फिर भी चेंज नहीं आया आंसर के अंदर। इसी वजह इसको मैंने कहां डाला है, अमेंडमेंट के अंदर। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 4 को भी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार पढ़िए। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इट इज सीन फ्रॉम द जॉब कार्ड फॉर रिपेयर ऑफ कस्टमर्स इक्विपमेंट दैट ए टोटल ऑफ 154 लेबर आवर्स हैव बीन पुट इन एज डिटेल्ड बिलो। यानी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पूरे वर्कर्स ने मिलकर 154 लेबर आवर्स काम किया है। कितना काम किया है, 154 लेबर आवर्स। और इसमें क्या किया है, कस्टमर का कोई इक्विपमेंट है उसको क्या किया है, रिपेयर किया है। और इस 154 आवर्स की इंफॉर्मेशन कहां दे रखी है हमारे को, बोल रहा है एज डिटेल्ड बिलो। आगे बढ़ते हैं। यहां पर वर्कर ए है, वर्कर बी है और वर्कर सी है। इसका मतलब क्या हुआ, इस रिपेयर वाले काम को 3 वर्कर ने मिलकर किया है, वर्कर ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, वर्कर ए ने किस किस दिन कितने कितने घंटे काम किया, लेफ्ट में गिवन है, मंडे कितने घंटे काम किया, ट्यूसडे कितने घंटे काम किया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। और नीचे गिवन है टोटल आवर्स। तो इन्होंने पूरे हफ्ते के अंदर कितने कितने घंटे काम किया वो यहां पर गिवन है।
अच्छा, तो 49 आवर्स काम किया ए ने, 48 आवर्स काम किया बी ने और 57 आवर्स काम किया सी ने। तो अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो भाई 49 प्लस 48 प्लस 57, तो ये आ गया मेरा 154 आवर्स का हिसाब। यानी कि जो बात मुझे यहां पर ये बोली गई थी उसका हिसाब मुझे मिल गया कि वर्कर ए ने कितना काम किया, वर्कर बी ने कितना काम किया और वर्कर सी ने कितना काम किया। अच्छा, अब लिखा है वर्कर ए पेड एट ₹200 पर डे ऑफ 8 आवर्स, यानी 8 घंटे काम करो और वर्कर ए को बोला 200 रुपए ले जाओ। अच्छा, मुझे बताओ 8 घंटे काम कर रहा है और 8 घंटे के मिल रहे हैं 200 रुपए, तो क्या आप पर आवर कितना मिल रहा है निकाल सकते हो क्या? पर आवर, पर आवर वर्कर ए को कितना मिल रहा है? तो भाई 200 रुपए मिले 8 घंटे के, तो 200 डिवाइड बाई 8, यानी इसको मिल रहा है 25 रुपए घंटा। कितना मिल रहा है? 25 रुपए घंटा, यानी 1 घंटे काम करेगा 25 रुपए ले जाएगा। वर्कर बी 100 रुपए मिलेंगे पर डे, और पर डे है 8 घंटे का, तो इसको मिलेगा पर आवर 100 डिवाइड बाई 8, यानी ये कमा रहा है 12.5 रुपए पर आवर, यानी 1 घंटे काम करने के 12.5 रुपए मिलते हैं। वर्कर सी की बात कर लेते हैं ऐसे, वर्कर सी ने 300 रुपए मिलेंगे 8 घंटे काम करने पर, तो ये कमाएगा पर आवर 37.5। तो जो मैंने ये पर आवर निकाला है, क्या आपको समझ में आ गया? भाई बहुत सिंपल था। भाई पर आवर निकालने के लिए मैंने क्या करा, यानी कि मैं अगर आपको बोलूं कि नॉर्मल बेसिक वेज रेट निकालने के लिए मैंने क्या किया है कि भाई वेजेस पर डे, यानी एक दिन काम करोगे तो कितने पैसे मिलेंगे, डिवाइड बाई आवर्स पर डे, यानी एक दिन में कितने घंटे काम करना है। तो ऐसे करके मैंने क्या निकाल लिया, नॉर्मल बेसिक वेज रेट। अच्छा, मुझे गिवन है हर किसी का अलग अलग, मंडे कितने कितने घंटे काम किया, 10.5 घंटे, 8, 10.5, 9.5, 10.5 है ना, 8 8 8 8 8 8, फिर 10.5, 8, 10.5, 9.5, 10.5 और 8। तो हर वर्कर ने हर दिन कितने घंटे काम किया हमें टेबल में गिवन है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आगे बोलता है, इन टर्म्स ऑफ एन अवार्ड इन ए लेबर कंसिलेशन द वर्कर्स आर टू बी पेड डियरनेस अलाउंस। तो ये क्या होता है डियरनेस अलाउंस? महंगाई भत्ता। देखो महंगाई बढ़ती जाती है, गवर्नमेंट नए टैक्स लगाती जाती है, महंगाई बढ़ती जाती है, लोग प्राइस इंक्रीज करते हैं, कमोडिटीज का प्राइस, महंगाई बढ़ती जाती है। तो महंगाई बढ़ने से होता क्या है, मिलने वाली सैलरी कम लगने लग जाती है। यानी आज के 30 साल पहले, आज के 40 साल पहले लोग 500 रुपए महीना कमाया करते थे। कितना? 500 रुपए महीना, 1000 रुपए महीना। लेकिन आज 40 साल के बाद 1000 रुपए महीने की तो कोई औकात ही नहीं है। तो क्या समझे आप, महंगाई बढ़ती जाती है तो महंगाई के बढ़ने से धीरे धीरे मिलने वाली सैलरी कम लगने लगती है, बिकॉज महंगाई बढ़ गई। तो कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज अपने एम्प्लॉय को देती हैं महंगाई भत्ता, यानी वो क्या करती हैं, बेसिक पेमेंट के अलावा कुछ महंगाई के नाम पर भी दे देती है कि चलो महंगाई बढ़ गई तो इतनी पेमेंट आप और ले जाओ उस महंगाई से लड़ने के लिए। तो यहां पर देखो क्या गिवन है, द वर्कर्स आर टू बी पेड डियरनेस अलाउंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। अब ये क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाला जाता है, इसे निकालता है आरबीआई। वो ये चेक करता है कि कौन सी सिटी में रहने का कितना कॉस्ट आता है। देखो किसी गांव में अगर आप रहते हो, बहुत छोटे गांव में, जैसे मान लो आप आसाम में रह रहे हो या कोई बहुत ही पुराने राजस्थानी गांव में रह रहे हो, तो वहां पे क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, खर्चा कम होगा आपका रहने का, खाने का। लेकिन अगर आप दिल्ली में रह रहे हो खर्चा ज्यादा होगा, अगर बॉम्बे में रह रहे हो खर्चा और ज्यादा होगा। तो बॉम्बे में जो रेंट है और दिल्ली में जो रेंट है बहुत डिफरेंस है, बॉम्बे का रेंट बहुत हाई है। इसका मतलब क्या है कि जो बंदा बॉम्बे में रह रहा है उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बहुत ज्यादा है। अच्छा, दिल्ली में मैंगो मिलते हैं 100 रुपए किलो और बॉम्बे में मिलते हैं 400 रुपए दर्जन, तो देख रहे हो डिफरेंस। तो कहने का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाला जाता है सिटी वाइज। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, इन टर्म्स ऑफ एन अवार्ड इन ए लेबर कंसिलेशन द वर्कर्स आर टू बी पेड डियरनेस अलाउंस। यानी क्वेश्चन ने ऊपर क्या दिया, यहां तो हमें बोला बेसिक पेमेंट के बारे में कि भाई 25 रुपए घंटा ए का है, 12.5 रुपए घंटा बी का है और 37.5 रुपए घंटा सी का है। बट नीचे क्या बोला, नीचे बोला कि इनको हमें डियरनेस अलाउंस भी पे करना है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फिगर रिलेटिंग टू ईच मंथ which works out at the ₹968 for the relevant month। अब जरा ध्यान देना, ऊपर जो डेटा गिवन था हमारे को वो था वीकली। ये जो डेटा गिवन है अपने को, ये गिवन है अपने को एक वीक का, कि एक वीक में किसने कितने कितने घंटे काम किया। और ये डेटा गिवन है अपने को मंथली।
आ रही बात समझ में? ये पूरे मंथ के बेस पे है। अच्छा, क्या इस क्वेश्चन ने अभी तक मुझे ये बताया कि इस कंपनी में कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं? भाई वर्कर ए काम करता है, साफ दिख गया। वर्कर बी काम करता है, साफ दिख गया। वर्कर सी काम करता है, साफ दिख गया। तो क्या वर्कर डी भी है क्या, या कोई वर्कर ई भी है क्या? कोई मिस्टर इंडिया भी है क्या इसके अंदर जो हमें दिख नहीं रहा और है? तो भाई हो सकता है। क्वेश्चन ने कुछ इस बारे में क्लैरिफाई नहीं किया है, तो हम क्या बोल रहे हैं? हो सकता है। वी आर नॉट श्योर। आगे बढ़ते हैं। कहता है द डियरनेस अलाउंस इज पेएबल टू ऑल वर्कर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वेज रेट इफ दे आर प्रेजेंट और आर ऑन लीव विद वेजेस ऑन ऑल वर्किंग डेज। कहने का मतलब यह है कि वर्कर ने जो वर्कर्स हमारे पास है उनको हमें डियरनेस अलाउंस भी पे करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ वेज रेट। यानी सबको क्या पे करना है? हमें डियरनेस अलाउंस। और डियरनेस अलाउंस का वेज रेट से कोई लिंक नहीं है, सबको पे करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहता है ईच वर्कर हैज टू वर्क, बड़ी खास लाइन है, ईच वर्कर हैज टू वर्क 8 आवर्स ऑन वीकडेज, यानी कि मंडे टू फ्राइडे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? फ्राइडे सैटरडे क्यों नहीं बोला मैंने? क्योंकि इसका आगे लिखा है सैटरडे एंड संडे विल बी वीकली हॉलीडे। यानी इस कंपनी में होता क्या है? हफ्ते में 5 दिन काम होता है, शनिवार इतवार छुट्टी होती है। तो शनिवार को पार्टी करो आराम से, है ना, करेंगे पार्टी सारी रात, है ना, तो पूरी रात पार्टी करो सैटरडे संडे। और बोलता है वीकडेज में 8 घंटे काम होता है डेली। ओके, हाउएवर वर्कर्स मे वर्क ऑन, अंडरलाइन करो, मे वर्क ऑन सैटरडे ड्यू टू एग्जिजेंसी ऑफ वर्क फॉर 4 आवर्स। यानी वर्कर का काम अगर पेंडिंग रह गया है, वर्कर को लगता है कि नहीं यार ये काम का मुझे टारगेट दिया था और मेरा काम पेंडिंग रह गया है, तो उस काम को पूरा करने के लिए वो शनिवार को भी ऑफिस में आके काम कर सकता है। बट कंपनी ने एक कंडीशन लगाई है कि भैया जी 4 घंटे ही काम कर सकते हो आप शनिवार को। अच्छा, और कहता है दो फुल पेमेंट ऑफ 8 आवर्स विल बी मेड विद नो अदर पेमेंट। यानी कह रहा है कि भले ही आप 4 घंटे काम करो बट हम आपको 8 घंटे की पेमेंट करेंगे विद नो अदर विल बी मेड विद नो अदर पेमेंट, 8 घंटे के बराबर हम पेमेंट करेंगे। अच्छा, अभी इस लाइन का इंप्लीकेशन मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, फिर अगले लाइन पढ़ो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इस लाइन को पढ़ने से पहले बता दूं आपको कि दिस पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये पैराग्राफ आपने अच्छे से समझ लिया तो ये क्वेश्चन कैटेगरी सी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आपको लगेगा बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपने ये वाला पैराग्राफ ढंग से नहीं समझा तो गड़बड़ हो जाएगी, या तो कैटेगरी बी में आ जाएगा आपके, कैटेगरी ए में आ जाएगा, और आपको लगेगा बहुत डिफिकल्ट सा है, लॉजिकल नहीं है सर इसका आंसर, जबकि इसका आंसर लॉजिकल है। अच्छा, अब सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से, और ध्यान से ही सुनना, पूरी बात को समझना भी है। ओवर टाइम इज पेड ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनरी वेज रेट इफ वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स इन ए डे। मोर देन 9 आवर्स, पहली बात उसने क्या बोली? ओवर टाइम इज पेड ट्वाइस। क्या मतलब है इसका? ओवर टाइम इज पेड ट्वाइस। आइए आपको मैं इसका मतलब पहले इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूं। ओवर टाइम इज पेड ट्वाइस। क्या लिखा? ओवर टाइम इज पेड ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनरी वेज रेट। तो ऑफ ऑर्डिनरी यानी नॉर्मल वेज रेट, नॉर्मल कह लो, बेसिक कह लो, नॉर्मल वेज रेट। अब इसका मतलब क्या है? सपोज करो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं ये, और ये एग्जांपल क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। सपोज करो किसी वर्कर ने ओवर टाइम किया है 1 घंटा, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल वेज रेट है मान लो 10 रुपए पर आवर, 10 रुपए पर आवर। तो आप मुझे बताओ हम उसे कितना ओवर टाइम पेमेंट करेंगे? ओवर टाइम पेमेंट हटाओ वर्ड को, हम उसे कितना पेमेंट करेंगे सिंपल इस ओवर टाइम का? देखो कितना पेमेंट करेंगे आपके मन में आ रहा होगा, सर देखो 1 घंटे इसने काम किया ओवर टाइम, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, इसका वेज रेट है नॉर्मल 10 रुपए, बट क्वेश्चन ने क्या बोला है? हमें दुगना पे करना है, तो हम 10 के बदले कितना पे करेंगे? 20 रुपए पर आवर। तो हम इसे 20 रुपए पे करेंगे इस 1 घंटे का। एब्सोल्युटली करेक्ट, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अच्छा, मैं क्या इसका ऑल्टरनेटिव आंसर दे सकता हूं? देखो आपने क्या किया, आपने क्या किया? रेट को दुगना किया, आपने रेट को दुगना किया। इन ओवर टाइम इज पेड ट्वाइस ऑफ नॉर्मल वेज रेट। इसे सॉल्व करने का एक तरीका और है कि मैं इसके ओवर टाइम को दुगना कर दूं, यानी कि जो ये 1 घंटे काम कर रहा है इस 1 घंटे को 2 से गुना कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं विद नॉर्मल वेज रेट, तो भी आंसर कितना आएगा? 20 रुपए। तो मजे की बात क्या है, हमारे इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस ऑल्टरनेटिव वे का इस्तेमाल किया है। यह ऑल्टरनेटिव वे।
तो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर समझ नहीं आया, क्वेश्चन ने तो बोला था ट्वाइस ऑफ नॉर्मल वेज रेट, बट हमारे इंस्टीट्यूट ने कर दिया ट्वाइस ऑफ ओवर टाइम आवर्स। तो बात तो एक ही है ना, रिजल्ट तो एक ही आएगा। हाँ, अगर लॉजिकली बात करूं, कंसेप्चुअली बात करूं, तो भाई करना तो चाहिए ऐसे, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है और ये बिल्कुल सटीक तरीका है आंसर निकालने का। बट क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट ने सॉल्व ऐसे किया है, तो हमें भी सॉल्व ऐसे ही करना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज अगर किसी और तरीके से आप सॉल्व करोगे, आंसर आपका अल्टीमेटली सेम आएगा, बट प्रॉब्लम छोटी सी हो सकती है कि इन केस जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा है उसने जल्दबाजी में चेक किया और वो उस लॉजिक तक नहीं पहुंच पाया जिस लॉजिक से आपने सॉल्व किया, तो कहीं नंबर ना काट दे। हालांकि 90% चांस है कि वो उस लॉजिक तक पहुंचेगा बिकॉज ही और शी इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट फिर भी क्यों रिस्क ले? तो पहली बात आपको समझ में आ गई है। तो इस क्वेश्चन में इस वाले तरीके का इस्तेमाल किया है, मतलब इन्होंने क्या किया है, ओवर टाइम आवर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, वेज रेट को नॉर्मल रहने दिया है, यानी ओवर टाइम इज पेड ट्वाइस ऑफ नॉर्मल वेज रेट को कर दिया, ओवर टाइम इज पेड फॉर ट्वाइस ऑफ ओवर टाइम आवर्स। आगे बात समझ में? इस बात को हजम करो, मैं आपको 10-15 सेकंड दे रहा हूं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला था ओवर टाइम कब पे करेंगे? व्हेन ही वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स इन ए डे। अब भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आओ जरा इसको भी समझाता हूं मैं आपको। क्या बोला? क्या बोला? ओवर टाइम इज पेड इफ वर्कड फॉर 9 hours a day, worked for more than 9 hours, worked for more than 9 hours a day। अगर ये लाइन का मीनिंग आप समझ गए तो इसके बाद ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा, कैटेगरी सी क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा जरा मुझे बताओ, यहां पर अगेन एग्जांपल ले रहा हूं और ये एग्जांपल क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन ने क्या बोला कि इनका नॉर्मल वर्किंग टाइम क्या है? तो भाई नॉर्मल वर्किंग टाइम जो है वो कितना है? 8 घंटे डेली, 8 आवर डेली, मंडे टू फ्राइडे, यानी मंडे टू फ्राइडे, ये नॉर्मल आ रहा है। बट ओवर टाइम कब पे करेंगे? जब 9 घंटे से ज्यादा काम करे। इसका मतलब क्या है कि उसने अगर 9 घंटे तक काम किया है तो ओवर टाइम पे नहीं करेंगे। टाइम कितना डेली का? 8 घंटे। उसने काम धीरे धीरे किया, उसे लगा आज रुकना पड़ेगा, काम बहुत ज्यादा हो गया यार, रुक जाता हूं वरना कल डांट पड़ेगी, शाम को वो रुक गया, उसने 1 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, बट उस एक्स्ट्रा काम करने का ओवर टाइम नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। कंडीशन क्या है? ओवर टाइम तभी पे करेंगे जब 9 घंटे से ज्यादा। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो एक इंप्लॉय है, उसका नाम है, क्या नाम रखें इसका नाम रख लेते हैं रावी, या राविन कर दो, राविन, ये नाम है इंप्लॉय का। अच्छा, इसने क्या करा, मान लो इसने मंडे काम किया है, मान लो मंडे काम किया 10 घंटे, 10 घंटे काम किया इसने। तो अब मुझे बताओ कि इसको कितने घंटे के बराबर पेमेंट मिलेगी? अच्छा, कितने घंटे के बराबर क्यों कर रहा हूं मैं? बिकॉज मैं इस पे लेके आना चाह रहा हूं, ये क्या था? वही तो था, ये ऑल्टरनेटिव वे, यानी कितने घंटे के बराबर, यानी इक्विवेलेंट आवर्स, इक्विवेलेंट आवर्स, यानी कितने घंटे के बराबर पेमेंट मिलेगी और मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल वेज रेट से। ठीक बात है? अच्छा, तो मुझे बताओ इसने 10 घंटे काम किया है, तो 10 घंटे काम किया तो पेमेंट कितने के बराबर मिलेगी इसको? तो ध्यान दो, जो पहले 8 घंटे इसने करे, 10 घंटे में 8 घंटे जो पहले काम करे वहां तो नॉर्मल टाइम मिलेगा। अच्छा, फिर 9वां घंटा, तो भैया वहां का भी ओवर टाइम नहीं मिलेगा बिकॉज क्वेश्चन ने क्या बोला, 9 घंटे के ऊपर मिलेगा ओवर टाइम। अच्छा, 8 घंटे का ओवर टाइम नहीं मिलेगा, अगले 1 घंटे का नहीं मिलेगा, लेकिन 9 घंटे से ऊपर से और काम कितने घंटे किया? 1 घंटे, तो इस 1 घंटे का मिलेगा इसको ओवर टाइम, और वो कितना है? दुगुना। तो यानी इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा बाई 2, तो कितना आ गया ये? तो यहां पर आ गया 2, 2 और 1 3 और 8 11, 8 3 और 8 11। तो लो जी, इसने काम तो किया है 10 घंटे, बट पेमेंट मिलेगी उसे 11 घंटे के बराबर, और 11 घंटे गुना क्या करूंगा? नॉर्मल वेज रेट। आपके मन में आ रहा होगा सर वो लिखा था ना ओवर टाइम इज पेड ट्वाइस, उसका इंपैक्ट मैं यहां पे ले चुका हूं, अभी समझाया था मैंने आपको। मल्टीप्लाई करूंगा विद नॉर्मल वेज रेट, बट ओवर टाइम का इंपैक्ट मैंने कहां पे ले लिया? जब मैंने कैलकुलेट किया इक्विवेलेंट आवर्स, जब मैंने कैलकुलेट किया इक्विवेलेंट आवर्स। तो आगे बात समझ में? चलो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मान लो इस राविन ने ही
फ्राइडे काम किया, इस राबिन ने ही फ्राइडे काम किया और फ्राइडे से ने काम किया मान लो 10.5 घंटे। अब बताओ 10.5 घंटे, तो इसे कितने घंटे के बराबर मिलेगी पेमेंट? देखो पहले 8 घंटे के बराबर मिलेगी नॉर्मल, कोई ओवर टाइम नहीं। अगला 1 घंटा नॉर्मल, क्योंकि 9 घंटे से ऊपर मिलेगा ओवर टाइम, 9वें घंटे का ओवर टाइम नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। अच्छा 8 हो गए 9, तो 9 घंटे से ज्यादा कितना काम किया इसने? 1.5 घंटा, ये लिखा मैंने 1.5 घंटा। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? ओवर टाइम दुगना पेमेंट होगा, तो हमने क्या करा 8 को दुगना कर लिया, तो मल्टीप्लाइड बाय कर दिया 2, तो कितना आ गया? 1.5 गुना 2 हो गया मेरा 3, और 3 + 9 हो गया मेरा 12। यानी काम इसने किया 10.5 घंटे, बट पेमेंट मिलेगी इसको 12 घंटे की। आ गई बात समझ में? 12 घंटे क्या करूंगा? 12 घंटे गुना वेज रेट, नॉर्मल वेज रेट, बिकॉज ओवर टाइम का इंपैक्ट मैंने यहां पर ले लिया है, ओवर टाइम का इंपैक्ट मैंने यहां पर ले लिया है। आ गई बात समझ में? अच्छा इसके बाद बढ़ता हूं आगे। अब आता हूं एक खास पॉइंट पर, अगर ये पॉइंट आप समझ गए तो काम हो गया। अब बात कर रहा हूं मैं सैटरडे की, ध्यान देना, स्पेसिफिकली सैटरडे, शनिवार। कंपनी की तरफ से सैटरडे को क्या है? छुट्टी। और अगर काम करना चाहे एम्प्लॉय तो कितने घंटे काम कर सकता है? 4 घंटे काम करेगा, 4 घंटे, पेमेंट मिलेगी 8 घंटे की। काम करेगा 4 घंटे, पेमेंट मिलेगी 8 घंटे की। अब देखो जरा, यहां पर अगर मैं 8 घंटे काम करवा रहा हूं इससे, अब बताओ मुझे इसे कितनी पेमेंट मिलेगी? इसे कितनी पेमेंट मिलेगी? अलाउड कितना था? 4 घंटे अलाउड था, तो 4 घंटे तो होगा नॉर्मल टाइम। अच्छा, क्योंकि 4 घंटे से तक अलाउड था कंपनी में, नॉर्मल टाइम 4 घंटे था। अगर काम करना हो तो 4 घंटे से ऊपर इसने कितना काम किया है? 4 घंटे से ऊपर इसने काम किया 4 घंटे। अच्छा, तो क्या ये वाले 4 घंटे ओवर टाइम है? सोच के बताना, क्या ये वाले 4 घंटे ओवर टाइम है? आंसर इज नो। ओवर टाइम तो कब मानेंगे हम? जब 9 घंटे से ज्यादा काम करेगा, तो भाई ओवर टाइम तो मान नहीं सकते। तो पहली बात ये कंफर्म हो गया, ओवर टाइम तो नहीं है ये। अब क्योंकि ये ओवर टाइम नहीं है, तो 2 से गुना तो नहीं कर सकते हम, 2 से गुना तो हम नहीं कर सकते। तो यहां पर हम कितने की पेमेंट करेंगे? यहां पर हम 8 घंटे के बराबर ही पेमेंट करेंगे, मतलब काम भी 8 घंटे किया और पेमेंट भी 8 ही घंटे की मिलेगी। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, यहां पर बच्चों को आता है एक भयंकर डाउट, आइए उस डाउट के बारे में कर लेता हूं बात। बच्चों के मन में डाउट आता है, सर 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 यहां पे लिखा हुआ है कि 4 घंटे काम करेगा तो 8 घंटे की पेमेंट मिलेगी। उसने तो 8 घंटे काम किया है सर, तो 4 घंटे के बराबर मिलनी चाहिए 8 घंटे की, और 4 घंटे उसने एक्स्ट्रा किया है, तो उसको 12 घंटे की पेमेंट मिलनी चाहिए। तो ध्यान देना, आपका जो ये पॉइंट है, आपका जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका वैलिड है अगर लॉजिकल ग्राउंड पे बोलूं तो मैं, अगर लॉजिकल बेसिस पे सिर्फ लाइन पढ़ूं मैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन ये बोलती है वर्कर्स में वर्क ऑन सैटरडे फॉर 4 आवर्स, दो फुल पेमेंट ऑफ 8 आवर्स विल बी मेड। 8 घंटे की पेमेंट की जाएगी, और उसने काम किया 8 घंटे, तो आप जो कह रहे हो 12 घंटे की पेमेंट की जाएगी, ये भी सही कह रहे हो। बट क्योंकि आईसीआई ने इस कंडीशन के ऊपर, इस कंडीशन के मतलब इस कंडीशन के ऊपर एक सुपर सीट कंडीशन लगा दी है, और वो सुपर सीट कंडीशन क्या है मेरी? ओवर टाइम वाली। इसका मतलब है ओवर टाइम वाली कंडीशन लगने से आपकी ये जो लाइन है, इसका इंपैक्ट इंस्टीट्यूट ने न्यूलीफाई कर दिया, इसका इंपैक्ट इंस्टीट्यूट ने न्यूलीफाई कर दिया, नलीफाई। कहने का मतलब इसका कोई इंपैक्ट क्वेश्चन की आंसर पर नहीं आएगा, और इंस्टीट्यूट ने इसको ऐसे ही सॉल्व किया है। तो आपने भी करना क्या है? आपने भी करना क्या है? तो आपने भी ऐसे ही करना है। यानी सैटरडे में जो लाइन लिखी हुई है ना कि 4 घंटे काम करूं 8 घंटे की पेमेंट मिलेगी, उस 8 घंटे की पेमेंट लाइन को क्या करना आपने? इग्नोर। अगर उसे आपने दिमाग में रखा और ओवर टाइम वाली लाइन से कंपेयर किया तो क्लैश हो जाएगा मनी मन के अंदर। लेकिन लॉजिकली अगर बोलूं तो जो आपके मन में पॉइंट आ रहा है मेरे हिसाब से लॉजिकली करेक्ट है, बट क्योंकि आईसीआई ने यहां पर ये एजम्पशन ली है कि ओवर टाइम वाली कंडीशन को फॉलो करेगी कंपनी इन केस ऑफ सैटरडे ऑल्सो। यानी सैटरडे 4 घंटे के बाद ओवर टाइम तो हो नहीं सकता, बिकॉज ओवर टाइम 9 घंटे के बाद है, तो इंस्टीट्यूट ने 4 घंटे को भी एक्स्ट्रा टाइम में लिया है, इट इज नॉट काउंटेड एज ओवर टाइम। तो आ गई जी बात समझ में? तो इस बात को आपने ध्यान रखना है, और ये सैटरडे वाला केस आपको स्पेसिफिकली समझना है। आपकी फीलिंग का मैं सम्मान करता हूं, आपके लॉजिक भी बिल्कुल सही है, मैं समझ रहा हूं आपके लॉजिक को, बट चूंकि इंस्टीट्यूट ने इसको इस तरह से एज्यूम करके इस तरह सॉल्व किया है, तो हमें भी एग्जाम में इसी तरीके से सॉल्व करना है, बिकॉज इंस्टीट्यूट हमारा माई बाप है, एग्जाम में नंबर वही देगा भाई। चलो, तो क्वेश्चन पढ़ लिया हमने पूरा, बाकी है क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन बाकी है। अब बढ़ते हैं आगे। एक्सक्लूडिंग holidays, the total number of hours works out to 176 in the relevant month.
अंडरलाइन करो शब्द मंथ। ध्यान देना, ये डेटा कैसा गिवन है? मंथली। और ये भी कैसा गिवन था? मंथली। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मंथली गिवन है 968। अच्छा, और उस महीने में कितने घंटे काम हुआ, वही मंथली गिवन है। तो क्या लगता है आपको इसके बेस पर क्या मैं महंगाई भत्ता पर आर निकाल सकता हूं? सोचो जरा, महंगाई भत्ता पर आर। देखो मुझे क्या गिवन है? डियरनेस अलाउंस गिवन है मुझे, और कितना गिवन है? 968। ये फुल मंथ का है, ठीक है ना, मंथली। उसके बाद मुझे क्या गिवन है? टोटल आवर्स कितने? 176, और ये भी क्या है? मंथली। तो क्या इन दोनों इंफॉर्मेशन के बेस पर मैं डियरनेस अलाउंस पर आर निकाल सकता हूं? आंसर इज यस। तो 968 डिवाइड बाई 176 आर कितना आ गया? तो 968 डिवाइड बाई 176 आर, तो ये आ गया 5.5 रुपए पर आर। यानी 1 घंटे के मैं कितने पे करूंगा? 5.5 रुपए पर आर। ये बात समझ में आ रही है? 5.5 रुपए पर आर। इसका मतलब क्या है? मेरे पास यहां पर दो रेट है। एक तो है मेरी बेसिक वेज रेट, जो आपको मैंने अभी निकाल के दिखाई थी वर्कर एबीसी की। वर्कर ए की कितनी थी? वर्कर ए की थी 25, वर्कर बी की थी 12.5, और वर्कर सी की थी 37.5। ये देखो 25, 12.5 और 37.5। तो ये थी मेरी बेसिक वेज रेट, वर्कर ए, वर्कर बी और वर्कर सी की। तो एक बार आंसर में देख लो, बेसिक वेज रेट थी 25, 12.5 और 37.5, और ये क्या निकाल लिया मैंने? 5.5 रुपए घंटा है मेरा डियरनेस अलाउंस। तो दोनों को सिंपली मैंने ऐड कर दिया, और क्या आ गया मेरा? नॉर्मल वेज रेट। आ रही है बात समझ में? तो यानी कि बेसिक वेज रेट में अगर मैं ऐड कर दूंगा डियरनेस अलाउंस पर आर, तो ये आ जाएगा मेरा नॉर्मल वेज रेट। यानी कि 1 घंटे काम करेंगे तो कितने पैसे मिलेंगे? नॉर्मल वेज रेट पर आर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? नॉर्मल वेज रेट पर आर निकालने की। ये रहा मेरा डीए, और क्वेश्चन के शुरू में था मेरा बेसिक वेज रेट। दोनों को सिंपल ऐड कर दो तो वर्कर ए की, वर्कर बी की और वर्कर सी की आ जाएगी नॉर्मल वेज रेट। अच्छा जी, क्वेश्चन ने क्या बोला इसके बाद? आइए, क्वेश्चन अभी फिर से बाकी है। क्वेश्चन ने बोला द कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम आर एब्जॉर्ब्ड इनटू ओवरहेड। देखो पहली बात तो क्वेश्चन के अंदर कोई भी जानकारी है ही नहीं प्रोविडेंट फंड के बारे में कि कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर, और ना ये जानकारी है कि उनके इंश्योरेंस में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो भाई साहब ये जो लाइन है ना, यहाँ पे जो लाइन दे रखी है, इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है। जब मुझे क्वेश्चन के अंदर ये बताया ही नहीं गया है कि कंपनी कितना कंट्रीब्यूट कर रही है एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में, या कंपनी कितना कंट्रीब्यूट कर रही है एम्प्लॉय के इंश्योरेंस में, तो इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी क्वेश्चन ने क्या बोला? कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम आर एब्जॉर्ब्ड इनटू ओवरहेड। नॉर्मली ये दोनों खर्चे एम्प्लॉयर के लेबर कॉस्ट का पार्ट बनते हैं, बट क्वेश्चन ने यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल दिया है कि ये तो ओवरहेड में आएंगे। अरे सवाल ये है, ओवरहेड में तो आएंगे, लेकिन मजे की बात है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये खर्चे तो गिवन ही नहीं है। तो अगर ये पूरी की पूरी लाइन में इस क्वेश्चन से काट भी दूं तो मेरे आंसर पर 0% इंपैक्ट पड़ेगा, नो इंपैक्ट। ऐसे ही ये फुल आवर्स वाली लाइन में काट भी दूं कि भैया 8 घंटे की पेमेंट होगी, मेरे आंसर पर इंपैक्ट पड़ेगा 0%। यानी अभी क्या किया इंस्टीट्यूट ने 48 आवर्स वाली कंडीशन काट दी। पहले यहां पर एक कंडीशन थी कि ओवरटाइम विल बी पेड इफ वर्कड फॉर मोर देन 9 आवर्स इन ए डे और मोर देन 48 आवर्स इन ए वीक। तो इंस्टीट्यूट ने क्या करा, वो 48 आवर्स वाली कंडीशन काट दी, उससे आंसर पे क्या इंपैक्ट पड़ा? 0। ऐसे ही मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो आपका पैराग्राफ है सेकंड और थर्ड, इस सेकंड पैराग्राफ के अंदर अगर मैं ये लाइन काट दूं, आंसर पर इंपैक्ट पड़ेगा 0%। और इस पैराग्राफ नंबर 3 में अगर ये लाइन काट दूं, आंसर पर इंपैक्ट पड़ेगा 0%। तो मे बी इन फ्यूचर आईसीआई इस क्वेश्चन के अंदर और अमेंडमेंट कर दे और इन दोनों लाइनों को भी काट दे, बिकॉज ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है स्टूडेंट के मन में कि सर 8 घंटे सैटरडे को काम किया तो उसे 12 घंटे की पेमेंट क्यों नहीं मिल रही। और इंस्टीट्यूट ने क्या करा, यहां पर एम्फेसिस दिया ओवर टाइम वाली कंडीशन के ऊपर, यानी इसको पूरा इग्नोर कर दिया है। तो मे बी इन फ्यूचर ऐसा हो कि इंस्टीट्यूट इसको भी मॉडिफाई कर दे, इसको भी काट दे। अच्छा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट द वेजेस पेएबल टू ईच वर्कर। अब बताओ जरा, वेजेस पेएबल निकालना है, कैसे निकालूंगा वेजेस पेएबल? तो सिंपल सी बात है, मैं निकालूंगा 2 चीजें। एक निकालूंगा इक्विवेलेंट आवर्स,
एक निकालूंगा इक्विवेलेंट आवर्स और मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको वेज रेट पर आवर से, वेज रेट पर आवर से। और इस वेज रेट में दोनों होंगे, इसमें बेसिक प्लस ओवर टाइम, बेसिक प्लस सॉरी डीए, नॉट ओवर टाइम, बेसिक प्लस डीए दोनों होंगे। अब जरा ध्यान देना कैसे निकलता इक्विवेलेंट आवर्स, ये मैंने आपको यहां पे सिखाया इस एग्जांपल में, ठीक है। और कैसे निकलेगा आपका नॉर्मल वेज रेट, वो मैंने आपको यहां पे सिखा दिया इस एग्जांपल के अंदर। तो अब मैंने करना क्या है, और जो नॉर्मल वेज रेट है वो तो मैंने आपको यहां पर दिखा भी दी कि ये है नॉर्मल वेज रेट। तो मुझे करना क्या है, मुझे बस एक इंफॉर्मेशन निकालनी है और यहां पे लिखता हूं इक्विवेलेंट आवर्स, इक्विवेलेंट आवर्स। यानी कि अगर मैंने हर इंप्लॉय की इक्विवेलेंट आवर्स निकाल लिया तो बात बन गई, आवर्स को रेट से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो आइए सबसे पहले वर्कर ए की बात करते हैं। तो देखो वर्कर ए मंडे कितने घंटे काम किया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, सारा दिया मैंने मेरे को। आइए तो आंसर में आ जाइए जरा। तो ये रहा आपका आंसर, स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट लेबर आवर्स फॉर वर्कर ए। तो मैंने क्या करा, वर्कर ए ने मंडे कितने दिन घंटे काम किया लिख दिया, ट्यूसडे कितने घंटे काम किया लिख दिया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड टोटल। ये कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले मंडे की बात करता हूं। चलो मंडे इसने काम किया 10.5 घंटे, तो पहले 8 घंटे मिलेगी नॉर्मल पेमेंट, पहले 8 घंटे मिलेगी नॉर्मल पेमेंट। अच्छा अगले 1 घंटे की भी क्या मिलेगी, नॉर्मल पेमेंट, बिकॉज ओवर टाइम इज एप्लीकेबल फॉर मोर देन 9 आवर्स। तो 9 घंटे से ऊपर कितने घंटे काम किया, 1.5 घंटे, तो ये 1.5 घंटा। तो भाई 1.5 घंटे को 2 से गुना कर दो, यानी कि 8 + 1 + 1.5 गुना 2, यानी इसको मिलेगी 12 घंटे के बराबर पेमेंट। आ गई जी बात समझ में। थोड़ा आराम से देख लो, 10.5 घंटे काम किया, 8 घंटे है नॉर्मल टाइम, अगला 1 घंटा एक्स्ट्रा, उसके बदले ओवर टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज ओवर टाइम की कंडीशन है 9 घंटे से ज्यादा। अच्छा 9 घंटे से ज्यादा काम किया 1.5 घंटा, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, बिकॉज ओवर टाइम इज पेड ट्वाइस। तो रेट को 2 से मल्टीप्लाई करने की बजाय, वेज रेट को 2 से मल्टीप्लाई करने की बजाय मैंने ओवर टाइम आवर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना आ गया, 12 घंटे। फिर बात करते हैं ट्यूसडे की, 8 ही घंटे काम किया, 8 घंटे नॉर्मल है तो 8 ही घंटे की पेमेंट होगी, नो ओवर टाइम और नो एक्स्ट्रा टाइम। फिर 10.5 घंटे काम किया, सेम आ जाएगा, 8 घंटे नॉर्मल, 1 घंटे एक्स्ट्रा, 1.5 घंटे ओवर टाइम, तो 1.5 गुना कर देंगे 2, इन तीनों को ऐड कर देंगे। फिर आते हैं थर्सडे, 9.5 घंटे काम किया, तो 8 घंटे नॉर्मल, 1 घंटे एक्स्ट्रा और आधा घंटा ओवर टाइम। कैसे निकाला, 9 घंटे से ज्यादा, तो इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो 8 + 1 + 1 आ गया 10 घंटे, पेमेंट मिलेगी 10 घंटे के बराबर। बात करते हैं फ्राइडे की, 10.5 घंटे, 8 घंटे नॉर्मल टाइम, 1 घंटे एक्स्ट्रा टाइम और 1.5 घंटे ओवर टाइम, तो 1.5 गुना 2 कर दिया, तो यह आ गया मेरा 8 + 1 + 3 12 घंटे। तो सबको ऐड कर दो, 12 8 12 10 12, यानी 54 घंटे। यानी काम तो उसने किया 49 घंटे, बट पेमेंट मिलेगी इसको 54 घंटे के बराबर। तो यह है मेरा इक्विवेलेंट आवर्स। तो मैंने यहां पर क्या किया, 54 घंटों को रेट से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया मेरा टोटल वेजेस पेएबल टू वर्कर ए। ये क्या आ गया मेरा, टोटल वेजेस पेएबल टू वर्कर ए। ऑलराइट। अच्छा अब बात करते हैं वर्कर बी की। देखो वर्कर बी ने तो 8 8 8 8 8 ऐसे काम किया। तो देखो मंडे में कोई दिक्कत नहीं है, ट्यूसडे में कोई दिक्कत नहीं, वेडनेसडे में कोई दिक्कत नहीं, थर्सडे में कोई दिक्कत नहीं, फ्राइडे में कोई दिक्कत नहीं। इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बिकॉज ना तो एक्स्ट्रा टाइम है ना ओवर टाइम है। यहां पर खास है आपका सैटरडे, इसने काम किया 8 घंटे, तो 4 घंटे को तो बोलेंगे नॉर्मल टाइम और 4 घंटे को बोलेंगे एक्स्ट्रा टाइम। ध्यान देना, इट इज नॉट ओवर टाइम, ओवर टाइम मींस मोर देन 9 आवर्स। और वो कंडीशन थी ना कि 4 घंटे काम करेगा 8 घंटे के बराबर मिलेगी पेमेंट, उस लाइन को आईसीआई ने सुपर सीड कर दिया विद ओवर टाइम कंडीशन, तो उस लाइन को आपने इग्नोर करना है। तो 4 + 4 कितना आ गया, 8 घंटे। आपके मन में आ रहा होगा सर आप तो क्वेश्चन का आंसर ये वाला पॉइंट रटने की बात कर रहे हो। मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूं। आप अगर एग्जाम में एजम्पशन देके क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और यहां पर 4 + 4 गुना 2 यानी 12 घंटे की पेमेंट करेंगे सैटरडे को, तो मैं तो खुश हूं, बिकॉज मैं जानता हूं आप सही कर रहे हैं आंसर एज पर क्वेश्चन, बट नंबर नहीं मिलेंगे आपको, बिकॉज जो एग्जामिनर है उसके पास आंसर यही मिलेगा जो आईसीआई की बुक में लिखा है। तो भाई साहब ऐसा मत करो कि नंबर ना मिले, इस वाले पॉइंट को जहन में बिठा लो, कोई टेंशन नहीं है, एग्जाम में पास करना है इतना तो करना ही पड़ेगा। फिर आते हैं वर्कर सी पर। अच्छा वर्कर बी की पहले बात कर लेते हैं। 48 आवर्स क्या है मेरा इक्विवेलेंट। तो आइए वर्कर बी 48 आवर्स को वेज रेट से मल्टीप्लाई कर दो और ये आ गया मेरा टोटल वेजेस पेएबल। तो 48 गुना 18 कितना आ गया, 864। अब बढ़ते हैं आगे, वर्कर सी। वर्कर सी 10.5 घंटे, 8 घंटे, 10.5, 9.5, 10.5, 8।
अब वर्कर सी, देखो इस क्वेश्चन को जब भी आपने रिवाइज करना हो तो आप वर्कर सी को रिवाइज कर लो बस। वर्कर सी में सारी कंडीशन आ जाएंगी आपकी, सैटरडे वाली कंडीशन भी आ जाएगी और ओवर टाइम वाली कंडीशन भी आ जाएगी। देखो 10.5 घंटे काम किया, 8 घंटे नॉर्मल हो गया, 1 घंटा हो गया एक्स्ट्रा, 1.5 घंटा हो गया ओवर टाइम, तो 1.5 गुना 2, तो 8 + 1 + 3 बराबर कितना आ गया 12 घंटे। पेमेंट मिलेगी 12 घंटे के बराबर। 8 घंटे में तो 8 ही घंटे हुआ, नो एक्स्ट्रा टाइम नो ओवर टाइम, तो 8 घंटे तो 8 घंटे, फिर 10.5 घंटे, फिर से 12 घंटे, सेम है ना। 10.5 12 तो 10.5 12 और 10.5 12, तो यहां भी 12 रहेगा। 9.5 घंटे काम किया, 8 घंटे नॉर्मल, 1 घंटे एक्स्ट्रा और आधा घंटा ओवर टाइम, तो आधा घंटा गुना 2, तो 8 + 1 9, 9 + 1 10, तो ये आ गया 10 घंटा। स्पेसिफिकली बात करते हैं सैटरडे की, 8 घंटे काम किया, 4 घंटे रहेगा नॉर्मल टाइम और 4 घंटे मानेंगे एक्स्ट्रा, इट इज नॉट ओवर, तो 4 + 4 हो जाएगा 8 घंटे, बिकॉज इट इज नॉट ओवर टाइम, तो पेमेंट मिलेगी 62 घंटों के बराबर। तो सिंपल सी बात है, 62 गुना कर दो वेज रेट और ये आ गया आपका टोटल वेजेस पेबल टू वर्कर से। तो भाई साहब ये जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग अटेम्प्ट। इंस्टीट्यूट ने इस कंडीशन को अभी रिमूव किया है, एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन उठ के आने की संभावना बहुत ज्यादा है। और अमेंडमेंट के अंदर जो मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवाए हैं, ये चारों के चारों क्वेश्चन के अंदर शुरू के 2 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ही नया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कंडीशन हटा दिया। तो ये चारों क्वेश्चन मेरे हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट है कमिंग अटेम्प्ट के लिए, इनको छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। एग्जाम में इन चारों में से अगर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 इन तीनों में कोई भी क्वेश्चन अगर उठकर एग्जाम में आ गया, मैं समझता हूं 8 नंबर से कम का नहीं आएगा। 8 नंबर का आ सकता है, 10 का, 12 का, 16 का, मतलब 8 से कम आने के चांस नहीं है, बिकॉज समथिंग न्यू क्वेश्चन के अंदर है। तो कॉस्टिंग में अमेंडमेंट आते हैं, कॉस्टिंग में कॉन्सेप्ट ऐड होते हैं, आंसर्स मॉडिफाई होते हैं, इस बात को जहन में डाल लो। और अमेंडमेंट वाली इस वीडियो को पूरे दिल से तैयार करो। इस वीडियो को आप एक बार नहीं 2 बार देख लो, बिकॉज न्यू कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन के बहुत डेप्थ में मैं गया हूं क्वेश्चन नंबर 4 के। और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट्स को बहुत डाउट रहते हैं, मैंने एग्जांपल दे के क्लैरिफाई किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये अमेंडमेंट बहुत पसंद आया होगा और प्रिंट आउट निकालकर इस अमेंडमेंट वाली वीडियो को 2 बार कर लीजिए, अमेंडमेंट को रख लीजिए अपने पास, बिकॉज कमिंग अटेम्प्ट के लिए दिस अमेंडमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।